हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट। We have heard the word environment often being used on the television, in newspaper, and by the people around us. Our elder tell us the environment is not what it used to be earlier. Other says that we should work in the healthy environment, and global summit involving the developed and developing countries are regularly held to discuss factor in the environment interact with each other and how we impact the environment. देखो यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ा है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, एक्चुअली इसमें ये मैंने पढ़ा वो क्या है। तो हम ऐसा सुनते हैं कि भाई ये एनवायरनमेंट के बारे में हम सुनते हैं, टेलीविज़न पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, फिर यहाँ पे अलग अलग जगह पे हम सुनते हैं कि भाई कि एनवायरनमेंट को हमको बचाना चाहिए न्यूज़पेपर में या एवरीवेयर। ओके, फिर उसके बाद क्या है, तो ऐसा भी हमने सुना होगा कि भाई हमको हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर काम करना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऐसा भी सुना होगा कि ग्लोबल समिट होती है, जैसे हम बहुत सारे कंट्रीज़ इकट्ठे होकर क्या करते हैं कि ग्लोबल समिट करते हैं कि भाई हमको एनवायरनमेंट के बारे में सोचने के लिए वो सब इकट्ठे होकर सब डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या क्या करने से क्या फ़ायदा होता है। इन क्लास 9 we show how different material are cycle in the environment is separate biological chemical cycle. In this cycle, essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen, water are changed from one form to another. We shall now see how human activities affect these cycles. तो देखो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि हम 9th स्टैंडर्ड में हमने ये सारी साइकिल्स पढ़ी हुई है। देखो, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी हुई है, उसके बाद हमने कार्बन साइकिल भी पढ़ी हुई है, ऑक्सीजन भी पढ़ी हुई है, वाटर साइकिल भी पढ़ी हुई है। तो मीन्स ये जो सारी साइकिल्स है उससे क्या होता है, तो वो पूरी जो इकोसिस्टम जो सिस्टम है रिसाइकल होता है और यहाँ पे हमको दिखाया गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आगे पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन ऐड अवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट के अंदर वेस्ट जनरेट करते हैं और ऐड करते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड अवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। ओके, मैंने जो बताया इन शॉर्ट कि जो हम हमारा वेस्ट हो, जैसे प्लास्टिक है, ये सब इवन बायो मटेरियल है, वे फिर वेस्ट ऐसा भी होता है जो डिग्रेडेबल होता है। तो डिग्रेडेबल मीन्स जो मट्टी के साथ घुल जाता है आफ्टर सम टाइम। ओके, तो वो सब एनवायरनमेंट में जो वेस्ट डालते हैं वो किस तरह का होता है, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट मटेरियल्स दैट आर थ्रोन अवे. What are some of this waste material and what happen after we threw them away? Let us perform an activity find the answer this questions. तो आपको भी मालूम है कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कितने सारे वेस्ट होते हैं। प्लास्टिक वेस्ट, इसमें क्या अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं। मैं आपको सिंपली से बता रहा हूँ ये एक्टिव में क्या बताया होगा। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैं आपको जैसे हमारी लाइफ के अंदर प्लास्टिक वेस्ट भी होता है, फिर जो जूठा खाना होता है वो भी होता है, मीन्स हम टॉयलेट जा एक्सकर्शन करते हैं वो भी वेस्ट है। मीन्स इन शॉर्ट हमारी लाइफ के अंदर हमने बहुत सारे जो वेस्ट जनरेट करते हैं एवरी डे टू डे लाइफ, और उसमें से कौन से डिग्रेडेबल है और कौन से डिग्रेडेबल नहीं है। तो उसका डिग्रेडेबल का मीनिंग क्या हुआ कि जो मट्टी के साथ घुल जाता है, जैसे प्लास्टिक है, आयरन तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बट नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट टाइम। ओके, तो जैसे फिर खाना है, जूठा खाना, वो मट्टी में घुल जाता है, वो हमारा कंपोस्ट जो क्या बोलते हैं मैन्योर बनाना चाहो तो बना सकते हैं आप। तो इन शॉर्ट वो तो एक महीने के अंदर वो वापस मट्टी में घुल जाएगा, पर जो प्लास्टिक है वो जल्दी घुलता नहीं है, रबर है वो जल्दी घुलता नहीं है, फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो जल्दी एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होती है। तो ये हमको समझना है, ये वेस्ट की बात चल रही थी। We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by the various enzymes in body. तो हमने ऐसा पढ़ा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जो अभी हमने लास्ट ही ये सीरीज़ पूरी आपको बना के दी है। एंड उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि भाई बॉडी के अंदर जो भी खाना खाते हैं ना,
तो एंजाइम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो वो एंजाइम्स हो, सिंपल फॉर्म मीन्स उससे हम उसमें से एनर्जी ले सके वैसे फॉर्म में हमको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो वो काम किसका, एंजाइम्स का है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई द सेम एंजाइम्स डज नॉट ब्रेक डाउन द एवरीथिंग वी ईट। तो ये ऐसा बोल रहा है कि एक्चुअली एंजाइम्स जो होते हैं, जो हर एक चीज़ जो हम खाते हैं वो हर एक चीज़ को वो ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ खाने के लिए जो एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे हमारे पेट के अंदर हैं, तो वही चीज़ को वो डाइजेस्ट करेंगे, उसको ही ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, अदरवाइज उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। Okay, enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown the particular substance. तो मीन्स स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही वो ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो मीन्स मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई रोटी, तो रोटी में से जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं बराबर, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और उसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। इट मीन्स दैट कि एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, और वो सिंपल सब्सटेंस में से भी उसमें से शुगर या फॉर्म में या फिर एनर्जी के फॉर्म में हमको जो हमारी बॉडी की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन करता है, तो एंजाइम्स करता है। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ईट कॉल। अब देखो, जब अगर हम कोयला खा लेंगे तो क्या हमको एनर्जी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। हम ऐसे कोई भी पत्ते खा लेंगे तो मिल जाएगी कि नहीं, अगर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, तो वो कोई काम का नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोक डाउन बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया और द अदर sporophytes. That material will be acted upon by the physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, and this persist for the long time। देखो ये क्या बोल रहा है, तो प्लास्टिक चीज़ ऐसी है कि जो हम है ना उसको डायरेक्टली बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे या वायरसेस उसको खा जाएंगे और वो मिट्टी में मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है इसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर। ओके, तो उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है जिसकी वजह से वो हीट या फिर प्रेशर के उसकी हेल्प से हम उसको, हमारे जो आसपास में जो पड़ा हुआ प्लास्टिक होता है वो उसको डिग्रेड करने के लिए उसको अलग अलग उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो प्रोसीजर रिएक्शंस करने पड़ते हैं, तब जाके वो हो सकता है। और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स आते हैं, हर एक प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं होता है। तो मीन्स कहने का मीनिंग ये भी है, हर एक प्लास्टिक के लिए नहीं है, मीन्स अलग अलग आती है। सब्सटेंस that are broken down by the biological process are said to be a biodegradable। अब देखो ये बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या हुआ, जो हम सपोज हम जूठा खा के छोड़ देंगे बराबर, तो हमको करना क्या है, देखो आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपको वो जूठा खा के, जो जूठा खाने के बाद जो बची हुई सब्जी है, रोटी है या चावल है या कुछ भी है, उसको करना क्या है, एक पॉट लो, उसके अंदर मिट्टी भर दो और मिट्टी के अंदर थोड़ा खड्डा करके और उसके अंदर वेस्ट को डाल दो और वो मिट्टी वापस उसके ऊपर ढक दो। तो आफ्टर आप 15 दिन आप उसको देखोगे तो वो सब क्या हो जाएगा कि वो टोटली मिट्टी बन गया होगा। अब आप बोलोगे कि क्यों बना होगा, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरसेस है वो फूड को क्या सड़ा दिया, गला दिया और उसको मिट्टी बना दिया, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसको हम बोलते हैं सिंपल फॉर्म। हाउ मेनी ऑफ द, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस you burned were are said to be a non-biodegradable. This substance may be inert and simplify the persist in environment for a long time and many harm the various member of the ecosystem। तो ऐसी तरह के जो होते हैं कि नॉन डिग्रेडेबल, जो मिट्टी के अंदर जल्दी घुल नहीं जाते हैं, वो जो हमारे आसपास में जो सिस्टम में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो इकोसिस्टम को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो अब हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर।
तो देखो हमारे आसपास में जितने एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस है, वो हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर वो नेचर को बैलेंस करने का काम करते हैं. All the interactive or organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form a ecosystem. तो means living and non-living constituents means जो हमारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो जिंदा चीज़ है वो, और जो जिंदा चीज़ नहीं है वो सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाता है. Thus an ecosystem consists of the biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like the temperature, rainfall, wind, soil and minerals. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई अबायोटिक एंड बायोटिक मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, पर बायोटिक किसको बोलते हैं? तो बायोटिक का मीन्स हम बोल सकते हैं कि इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो सब बायोटिक है. और अबायोटिक के अंदर क्या आएगा? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब जो बोलते हैं ये अबायोटिक्स में आएंगे, ये सब अबायोटिक्स में आएंगे. ओके, तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि ये सब मिलके एक इकोसिस्टम जनरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन you will find different plants such as the grass, tree, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower. ये आपने गार्डन में अगर आप गए होंगे तो आपको एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अलग अलग वहाँ एक पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट होता है. और वो क्या होता है उसके अंदर आपने प्लांट्स भी देखे होंगे, सब अलग अलग चीज़ भी आपने देखी, सारे रोज़ अलग अलग देखे होंगे. एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. और उसके अंदर एनिमल्स भी होते हैं मीन्स, और इंसेक्ट्स भी होते हैं, फ्रॉग्स मीन्स भी, ये सब बर्ड्स भी होते हैं. ये सब आ गया हमारे गार्डन के अंदर. ओके, तो ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं. ओके, ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म interact with each other and their growth and reproduction and other activities are affected by the abiotic component of ecosystem. तो ये इकोसिस्टम हमने बोला गार्डन, तो गार्डन एक छोटा सा एक खेलने की जगह नहीं है, वो क्या है? तो वो एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट करते हैं. ओके, तो लिविंग में तो सारा आ जाएगा. और दूसरा इसमें एनिमल्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट और बर्ड क्या करते हैं? तो कोई भी चीज़ होती है उसको देख, तो एक तो क्या होता है उसको, जैसे इंसेक्ट्स हैं उसको क्या करेगा? तो उसको घास और उसको खा जाएगा. फ्रॉग क्या करेगा? इंसेक्ट्स को खा जाएगा. बर्ड्स क्या करेगा? रिप्रोडक्टिविटी के लिए जो प्लांट्स होते हैं उसको हेल्प करेगा. तो ये सारी सिस्टम वहाँ पे चलती रहती है. सो अ गार्डन इज द इकोसिस्टम and other type of ecosystem of the forest, pond and lakes. There are the nature ecosystem, while garden and crop field are human made ecosystem. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये human made ecosystem है. ओके, और जो नेचुरल क्या होता है? तो फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक है, ये सब इकोसिस्टम ही है. ओके, और ये नेचुरल इकोसिस्टम है. We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producer, consumer and decomposers according to the manner in which they obtain the substance from environment. तो देखो यहाँ पे तीन चीज़ यहाँ पे आपको डिस्कशन किया हुआ है. एक तो क्या है? प्रोड्यूसर जो पैदा करता है, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करता है, और डिकम्पोजर जिसको वो मट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे? तो प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर है. कंज्यूमर किसको बोलेंगे? ह्यूमंस और एनिमल्स है उसको कंज्यूमर बोलेंगे. और डिकम्पोजर किसको बोलेंगे? जो बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स वो सब है उसको डिकम्पोजर बोलेंगे. सिंपल सी बात है. ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. तो ये सब मिलके पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट होता है. लेट अस रिकॉल what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by as above. Which organism can make the organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of sun in the presence in chlorophyll. तो आपने ये देखा होगा कि भाई जो प्लांट्स और ये सब क्या करते हैं? वो प्रोड्यूसर है. अब प्लांट्स और प्रोड्यूसर कैसे बोल सकते हैं? तो वो सनलाइट की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर करके वो क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं और शुगर जनरेट करते हैं इन यूज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ओके, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू algae, green algae which can produce
फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। और अलगे, अलगे मीन्स किसको, लील, जो हम नहीं पानी में होती है जो लील होती है, वैसी बहुत सारी लील ऐसी है, मीन्स अलगे ऐसे हैं कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इसको भी हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंस। तो ये ऐसा बोल रहा है कि भाई क्या प्रोड्यूसर से उसके ऊपर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे डिपेंडेंट है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट है। हम बोले कि भाई हम डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट। खाना खाते हैं तो क्या आता है, वो प्रोड्यूसर के ऊपर से डिपेंड रहता है। सपोज जो वेजिटेरियन है वो क्या खाते हैं, डायरेक्ट सब्जी खाते हैं, तो मीन्स वो मीन्स ट्री प्लांट्स और जो सब्जी और वो सब खाते हैं डायरेक्टली, तो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है, वे फिश खाते हैं या फिर एनिमल्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो एनिमल क्या खाते हैं, तो अल्टीमेटली तो प्रोड्यूसर्स ही खाते हैं। ओके, तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि एवरीथिंग इज डिपेंड इन अ चेन, वो सब एक चेन के अंदर डिपेंड होता है। दिस ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय द फीडिंग ऑन देयर अदर कंज्यूमर्स एट द कंज्यूमर्स। मीन्स कंज्यूमर का कंज्यूमर मीन्स मैंने नॉन वेजिटेरियन, तो वो क्या है, फिश खाएंगे, पर फिश क्या खाएगी, तो वो प्रोड्यूसर्स खाएंगे, मीन्स प्लांट्स और ट्री और वो जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक होता है वो सब खाएंगे। तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है, कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिड variously as the herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasites। देखो हर्बीवरस किसको बोलते हैं, जो प्लांट्स और वो उसके ऊपर डिपेंड है तो उसको हर्बीवरस बोलते हैं। कार्निवरस क्या होते हैं, जो नॉनवेज पे ऊपर डिपेंड होते हैं। ओमनीवरस किसको बोलते हैं, जो दोनों के ऊपर डिपेंड है। और पैरासाइट्स क्या होता है, जो किसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। जैसे पैरासाइट, जैसे हम बोलते हैं कि पूरा पूरे प्लांट के ऊपर दूसरा एक प्लांट, जैसे नहीं, उसका दूसरा एक एग्जाम्पल तो बताऊँ, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे चार आपको बताया। हर्बीवरस, हर्बीवरस का मीनिंग ये होता है कि वो कोई प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कार्निवरस मीन्स वो क्या होता है, नॉनवेज मीन्स खाता है, उसको हम कार्निवरस बोलते हैं। ओमनीवरस का मीनिंग क्या होता है, वेजिटेबल एंड मीन्स वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। और पैरासाइट मीन किसी के ऊपर फुल्ली डिपेंड रहता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर। हम उसको इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, अब मैं बोलूँ जो हमारे टिक्स होती है, टिक्स आपने देखा होगा, जो एनिमल्स के ऊपर लगी हुई होती है, तो वो कुत्ते के ऊपर भी लगी हुई होती है, तो वो सब क्या है, तो वो पैरासाइट्स है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happened when organism dies? तो आपने एक्वेरियम देखा होगा। एक्वेरियम में कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया कि भाई फिश मर गई और सब प्लांट्स भी डेड हो गए, तो होगा क्या, तो सिंपल सी बात है कि द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स comprising bacteria and fungi break down the dead remaining and waste product of the organism। तो वो जो एक्वेरियम के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस, वो क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। The microorganisms are the decomposer as they break down the complex organic substance into simple organic substance that go into the soil and use up upon once more by plants. What will happen to the garbage when dead animals and plants in their absence? Will the nature replacement of this soil take place even if the decomposer are not there? तो मीन्स जो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई इंसान या कोई मर जाएगा या एनिमल्स कोई मर जाएगा तो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि बैक्टीरिया, वाइसिस और ये सब फंगाइज होती है, वो क्या करती है, उसको खाई जाती है और डिकम्पोजर करके उसको ज़मीन के अंदर मिला देती है। और अगर जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है उसको क्या होती है, तो एनवायरनमेंट के जो जितने भी जो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं,
वो सब क्या करेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग थिंग्स है, टेम्परेचर, हीट और वो सब, वो उसको डिकम्पोज करने के लिए टाइम लेगा। मीन्स 100 साल के बाद या 150 साल के बाद भी प्लास्टिक उसको मट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि हर एक चीज़ डिकम्पोज होती है पर उसका कुछ टाइम अलग अलग होता है। जैसे प्लास्टिक तो वो होगा पर टेक्स टाइम, और जो हम खाना खाते हैं और वेस्ट होता है वो 1 महीने 2 महीने में हो जाता है। ओके, तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि जो हम ह्यूमंस जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो सही में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है डिकम्पोज करने के लिए। तो हमको ह्यूमंस को वो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसको डिकम्पोज का जो हम जो वेस्ट होता है उसको हम ध्यान से करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, ऐसा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा होगा फूड चेन्स एंड वेब्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।